हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर नॉवल बॉय। कहानियों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अध्याय 251 भूसेना। कस्बे में प्रवेश करने से पहले लिन मू ने अपनी अंगूठी से एक चोला निकाला और अपने हाथ में पकड़ी भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली को उससे ढक दिया। वह नहीं चाहता था कि लोग उस जानवर को देखें और सवाल पूछें। हालांकि इससे उसे कोई परेशानी नहीं होती, बस वह उन्हें स्पष्टीकरण देने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जिस गली में उसने तीनों अपराधियों को बेहोश किया था, वहां से गुजरते हुए लिन मू ने तनावपूर्ण माहौल को महसूस किया। उसने एक पल के लिए अंदर झांका और पाया कि वहां न तो खून था और न ही कोई बेहोश व्यक्ति। वे काफी कुशल थे, लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास के लोग हाल की घटना के कारण थोड़े तनाव में थे और उसके कार्यों को लेकर उनकी राय बंटी हुई थी। कुछ लोग लिन मू द्वारा दिखाई गई शक्ति से प्रभावित थे, जबकि अन्य उसकी निर्ममता से काफी हैरान और थोड़े आहत थे। लिन मू इन लोगों के पास से गुजरा और उनकी बातों से उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने आसानी से उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 10 मिनट बाद वह अपने घर में था और उसने भूरी झाड़ीदार जंगली बिल्ली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया था। जानवर को बिस्तर पसंद आ गया और वह जल्दी से तकिए से लिपटकर रजाई में घुस गया। लो, नन्हे बच्चे, लिन मू ने थोड़ी खुशी के साथ कहा। कुछ देर तक उस जानवर को घूरने के बाद उसने हेई बाओ से मिलने जाने का फैसला किया। वह ये देखना चाहता था कि उन तीनों अपराधियों से उन्हें क्या जानकारी मिली है। 15 मिनट बाद लिन मू कस्बे के केंद्र के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसे तुरंत तहखाने में स्थित एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। उसे ले जा रहे गार्ड उसके प्रति काफी सम्मानजनक थे और उसे जल्दी से कमरे तक ले गए। दरवाजा खोलते ही लिन मू ने कमरे के अंदर 7 लोगों को देखा। उनमें से 3 तो अपराधी ही थे, जबकि बाकी सभी हेई कोर के सदस्य थे, जिनमें हेई बाओ भी शामिल था। उसने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि कमरा काफी सादा था और उसमें कुछ फर्नीचर और बीच में रखी धातु की कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था जिससे अपराधी बंधा हुआ था। तीनों अपराधियों में से जिसका शरीर क्षत विक्षत कर दिया गया था, उसे कुर्सी से जंजीरों से बांध दिया गया था और बाकी 2 जमीन पर पड़े थे। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पाया कि जमीन पर पड़े दोनों मृत थे। लगता है उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। लिन मू ने मन ही मन सोचा और अपनी नजर उस आदमी पर वापस टिका दी जो इस समय अपराधी को यातना दे रहा था। आह! अपराधी की चीखें आसपास गूंज उठी और लिन मू के कानों में गूंजने लगीं। कृपया कृपया बस करो, अपराधी ने बड़ी मुश्किल से कहा। हेई कोर का दूसरा सदस्य जो हेई बाओ के बगल में खड़ा था, बोलने से पहले हेई बाओ की ओर देखा। बस इतना ही मिल सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा। अभी इसे खत्म करना ही बेहतर है, उस आदमी ने कहा। हेई बाओ कुछ सोचती हुई प्रतीत हुई, फिर उसने उस व्यक्ति को सिर हिलाकर अभिवादन किया। ठीक है, बाकियों की तरह इसे भी खत्म कर दो। हमें काफी जानकारी मिल चुकी है। अब तक की हमारी सबसे अच्छी खोज यही रही है। हेई बा ने संतुष्टि भरे स्वर में उत्तर दिया। हेई बाओ की बातें सुनकर अपराधी का चेहरा उतर गया और वह समझ गया कि अब क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वह आखिरी चीख निकाल पाता, उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसकी जान चली गई। इसे साफ करो, मुझे और भी काम करने हैं, हेई बाओ ने आदेश दिया और लिन मू को अपने पीछे आने का इशारा किया। लिन मू ने सिर हिलाकर जवाब दिया और उसके पीछे पीछे ऊपर स्थित कार्यालय की एकांत जगह पर चली गई। वे मेज पर बैठ गए और हेई बाओ ने चाय तैयार की। आपकी बदौलत हमें काफी जानकारी मिली। वे लोग बड़े चालाक थे, हेई बाओ ने चायदानी में पानी उबालते हुए कहा। यह तो अच्छी बात है, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तक हमें उनके कोई सुराग क्यों नहीं मिले। लिन मू ने थोड़े उलझन भरे लहजे में कहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वास्तव में मूल अपराधियों में से कोई भी कस्बे में नहीं बचा था। हत्या के प्रयास के बाद उनमें से अधिकांश पहले ही कस्बे को छोड़ चुके थे और जैसे ही मिशन के परिणाम सामने आए, उनके संगठन के शेष सदस्य भी चले गए। ये तीनों असल में गुप्त सदस्य थे जिनका कभी खुलासा नहीं हुआ था और अब तक वे किसी भी घटना में शामिल नहीं थे। वे चतुराई से घुमंतू शिकारियों के साथ घुल मिल गए थे और महीनों से कस्बे की सराय में छिपे हुए थे, हेई बाओ ने समझाया। लिन मू को ये देखकर जिज्ञासा हुई और उनकी बुद्धिमत्ता से वह थोड़ा प्रभावित भी हुआ।
लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इतनी दूर तक योजना बनाने के लिए उन्हें निश्चित रूप से अच्छी तैयारी करनी पड़ी होगी। क्या आपको पता चला कि इन अपराधियों के पीछे कौन है? लिन मू ने गंभीर स्वर में पूछा। जैसे ही उसने ये पूछा, चायदानी में पानी उबलने लगा और उसमें से सीटी जैसी आवाज आई। हेई बाओ ने चायदानी को आंच से उतारा और बोलने से पहले उसमें कुछ चाय की पत्तियां डाली। जी हाँ, हमने पता लगा लिया है। ये लोग ब्लू लीजन नामक संगठन से संबंधित हैं। हमने अतीत में कई बार अलग अलग स्थानों पर इनके निशान देखे थे, लेकिन ये पहली बार है जब हम वास्तव में इनका नाम पता लगा पाए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे, हेई बाओ ने उत्तर दिया। लिन मू ने नाम सुना और सहमति में सिर हिलाया। फिर उसे याद आया कि वे लोग शुरू में किस बारे में बात कर रहे थे और वह इसके बारे में और जानना चाहता था। जब मैंने उन्हें खोजा तो वे अपने बाकी सदस्यों के पूर्वी कस्बे में होने की बात कर रहे थे। क्या आपको इसके बारे में और जानकारी मिली? लिन मू ने पूछा। हेई बाओ ने 2 कपों में चाय डालते हुए अपना सिर हिलाया और उनमें से एक कप लिन मू के सामने रख दिया। दुर्भाग्यवश इन लोगों को केवल इतना पता था कि पूर्वी कस्बे में उनके कुछ साथी हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि कितने और कहाँ। पूर्वी कस्बा उत्तरी कस्बे की तुलना में काफी बड़ा है, क्योंकि वहां फसल के खेत हैं और साथ ही वह जंगल के निकट भी है। हमें ये पता लगाने में समय लगेगा कि वे वास्तव में कहाँ छिपे हुए हैं। हम उन्हें ये भी नहीं बताना चाहते कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, इसलिए मैं इस मिशन को अपने कुछ अनुभवी सदस्यों तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। पर्याप्त जानकारी जुटाते ही हम उन पर एक साथ हमला करके उन्हें पकड़ लेंगे, हेई बाओ ने दृढ़ स्वर में कहा। लिन मू ने सिर हिलाकर जवाब दिया और उसे यह बात तर्कसंगत लगी। फिर उसने मेज से चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। चाय के ताजगी भरे स्वाद ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वैसे तुम जंगल क्यों गए थे? क्या तुमने कल शिकार नहीं किया था? हेई बाओ ने उत्सुकता से पूछा। लिन मू ने अपनी चाय का कप खत्म किया और बोलने से पहले उसे वापस मेज पर रख दिया। मैं वहां एक नया दोस्त बनाने गया था। अध्याय 252 अधिक पुरस्कार। लिन मू की बातें सुनकर हेई बाओ असमंजस में पड़ गया। उसे ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं आ रहा था जो इस विवरण से मेल खाता हो और वह सोचने लगा कि कहीं वह कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं है। उन्होंने लिन मू के बारे में पहले ही शोध कर लिया था और उन्हें लगता था कि वे उसके बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं। दोस्तों की बात करें तो हेई बाओ जानता था कि लिन मू का कस्बे में कोई दोस्त नहीं बचा था। उसके बचपन के कई दोस्त सालों पहले कस्बा छोड़कर चले गए थे और कुछ तो महामारी में मर भी गए थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद कस्बा छोड़ने का फैसला किया था। जो लोग बचे थे उनमें से एक लू शियाओ भी था, लेकिन समय के साथ वह भी अलग थलग पड़ गया था। उसका एक और अनुमान ये था कि जिस दोस्त लिन मू की बात हो रही थी वह शायद जिंग वेई के एम्पोरियम का कोई व्यक्ति था। उन्हें उस दुकान या उसके मालिक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि इसका संचालन एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक दादा पोती कर रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ कोई और भी था या नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा होने की संभावना लग रही थी। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति के पास कम से कम कुछ नौकर तो जरूर होंगे, भले ही उनके बारे में किसी को पता न हो। अचानक हेई बाओ के मन में एक विचार आया और वह मन ही मन हैरान रह गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद उसके परिवार से जुड़ा हो? शायद उसका गुरु भी, हेई बाओ ने सोचा। लिन मू शांति से कुर्सी पर बैठा अपने खाली कप को घूर रहा था, इसलिए उसने हेई बाओ के चेहरे के भावों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कुर्सी को पीछे धकेला और अपना काम पूरा होने पर फिलहाल जाने का फैसला किया। लिन मू को खड़े होते देख हेई बाओ अपने विचारों से बाहर आया और बोला, रुको, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं जल्द ही अपने स्वामी को एक रिपोर्ट भेजूंगा और उसमें तुम्हारी मांगे भी शामिल कर दूंगा, हेई बाओ ने कहा। हेई बाओ ने सोचा कि अभी पूछ लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके स्वामी लिन मू को जरूर पुरस्कृत करना चाहेंगे। बेहतर यही होगा कि वह उन्हें लिन मू की जरूरत बता दे ताकि कीमती समय बर्बाद न हो। लिन मू अपने कदमों पर रुक गया और हेई बाओ की ओर देखने लगा। मुझे स्पिरिट स्टोन और बेसिक चीकी गोलियां चाहिए। आप मुझे जितनी दे सकें उतनी दे दीजिए, लिन मू ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। लिन मू ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे और वह जानता था कि अगले स्तर तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका इन संसाधनों का होना ही है। उसे जिन वेई और डुआन के से कुछ संसाधन मिल चुके थे, लेकिन जिस गति से वह उनका उपयोग कर रहा था, उसे देखते हुए लिन मू जानता था कि वे ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे।
अज्ञात अमर की अनाम तकनीक का अभ्यास करने के लिए बहुत अधिक तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, और लिन मू अपनी परिष्कृत तरल आध्यात्मिक ऊर्जा का आधा हिस्सा इसमें लगा रहा था। इससे अगले स्तर तक पहुंचने की उसकी गति आधी धीमी हो गई थी, साथ ही उसका दांतियान भी आकार में बढ़ गया था, इसलिए उसे अन्य साधकों की तुलना में अगले स्तर तक पहुंचने के लिए और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये स्वीकार्य है। लिन मू की बातों पर ही बाओ ने सिर हिलाकर सहमति जताई और वह समझ गया कि यह सबसे सीधा और आसानी से तैयार किया जाने वाला इनाम था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसका स्वामी उसे कितने स्पिरिट स्टोन देगा, लेकिन वह जानता था कि ये काफी कीमती है और उसके पास भी केवल कुछ ही हैं जो आपातकालीन स्थितियों के लिए आरक्षित हैं। जहां तक बुनियादी ची गोलियों की बात है, उसने पहले भी उनमें से कुछ का उपयोग किया था और हेई कोर के साधकों को प्रोत्साहन के रूप में हर महीने कुछ गोलियां मिलती थीं। बुनियादी ची गोलियां प्राप्त करना भी अपेक्षाकृत आसान था और कोई भी संप्रदाय इनकी आपूर्ति कर सकता था। यहां तक कि कुछ नश्वर संगठन भी इनके उत्पादन में शामिल थे और इन्हें बेचते भी थे। हमें कुछ दिनों में जवाब मिल जाएगा, जवाब मिलते ही मैं आपको बता दूंगा, हेई बाओ ने शांत स्वर में कहा। लिन मू ने सिर हिलाकर जवाब दिया और कस्बे के केंद्र से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने भूरी झाड़ीनुमा जंगल की बिल्ली को देखा और पाया कि वह अभी भी सो रही थी। उसका सिर तकिए पर टिका हुआ था और शरीर आधा रजाई से ढका हुआ था। उसे होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। जानवरों में मानसिक थकावट मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक होती है और उन्हें ठीक होने में अधिक समय लगता है, ज़ुकोंग ने कहा। मैं समझ गया, सीनियर। लिन मू ने ध्यान लगाने के लिए बैठने से पहले जवाब दिया। लिन मू अपना अधिकांश समय साधना में व्यतीत कर रहा था और उसे तेजी से नजदीक आ रही समय सीमा का पूरा एहसास था। हालांकि महान नींद में डूबे भालू के जागने में अभी काफी समय था, फिर भी लिन मू पहले से ही तैयार रहना चाहता था और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने बुनियादी ऊर्जा की गोलियों वाला डिब्बा निकाला और एक गोली मुंह में डालकर हृदय विखंडन सूत्र का जाप किया। शाम ढलते ढलते कई घंटे बीत गए। लिन मू ने आंखें खोली और राहत की सांस ली। उसने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली को देखा और पाया कि वह गहरी नींद में सो रही थी। लगता है और भी ज्यादा समय लगेगा। लिन मू ने खाना बनाने के लिए रसोई में जाने से पहले बुदबुदाया। इस समय तक लिन मू के लिए जानवरों का मांस खाना और उससे जीवन शक्ति ग्रहण करना एक तरह से स्वाभाविक हो गया था और उसे ऐसा करने से पहले ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब लिन मू अपने बेडरूम में लौटा तो वह दुविधा में पड़ गया। उसे कहाँ सोना चाहिए था? मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता या हिलाना नहीं चाहता। वह बहुत आराम से बैठा है, लिन मू ने भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली को देखते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, नींद में ही वह जानवर करवट बदल गया और लिन मू के लिए जगह बना दी। लगता है वो तुम्हारे विचार समझ गया, ज़ुकोंग ने हंसते हुए कहा। लिन मू ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और फिर बिस्तर पर लेटकर नींद की दुनिया में प्रवेश कर गया। अध्याय 253 दानव की सफलता। अगले दिन लिन मू और अधिक मांस तैयार कर रही थी, तभी भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली आखिरकार जाग उठी। लिन मू ने भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के नींद से भरे चेहरे को देखा और उसे काफी प्यारा पाया। लगता है आखिरकार तुम जाग ही गए, नन्हे से, लिन मू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। म्याऊं, जानवर आनंद से गुर्राया और इसका लुत्फ उठाया। तभी अचानक लिन मू के मन में एक विचार आया। खाना। मन में विचार आया। ओह, तुम्हें भूख लगी है, चलो चलते हैं, मैंने कुछ खाना बनाया है, लिन मू ने बिस्तर से उठते हुए कहा। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली बिस्तर से कूदी और लिन मू के पीछे पीछे चलने लगी। उनके बीच पहले से ही एक मानसिक संबंध बन चुका था और वे एक दूसरे के इरादे को समझ सकते थे, इसलिए इस तरह की हरकतें करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। रसोई में पहुंचते ही भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली ने चूल्हे पर भून रहे मांस और हवा में फैली सुगंध को देखा। गुर्राहट। मांस को लालसा भरी निगाहों से देखते हुए जानवर ने हल्की सी गुर्राहट की। लिन मू इसका मतलब समझ गई और उसने मांस का एक टुकड़ा काटकर भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली के सामने रख दिया, जो उम्मीद से अपनी पूंछ अगल बगल हिला रही थी। जैसे ही मांस उसके सामने आया, वह उस पर झपटा, लेकिन जैसे ही वह एक निवाला लेने वाला था, वह अचानक रुक गया और कुछ सेकंड के लिए लिन मू को घूरने लगा। कोई दर्द नहीं, लिन मू ने अपने मन में सुना। अगले ही पल भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली बड़े चाव से मांस खाने लगी। लिन मू ने भी अपने लिए एक हिस्सा निकाला और खाने लगा। अगर कोई उन्हें इस समय खाते हुए देखता तो वह सोचता कि उनमें से जानवर कौन है।
लिन मू के खाने की गति कुछ असामान्य थी और यहाँ तक कि मात्रा भी उसके शरीर के आकार के हिसाब से अनुचित लग रही थी। वहीं दूसरी ओर भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली भी तेजी से खा रही थी, लेकिन यह असामान्य नहीं लग रहा था और उसकी मात्रा भी उचित थी। लिन मू ने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली से बहुत पहले खाना खा लिया था और जब तक वह जानवर अपना भोजन समाप्त कर रहा था तब तक उसने जरूरी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था। उसे अपनी खाने की गति पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। अब तक उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी और उस जानवर को अपने से धीमी गति से खाते देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया और जल्द ही इससे उबर गया। जब तक उसने सारी ऊर्जा ग्रहण कर ली तब तक भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली भी अपना भोजन समाप्त कर चुकी थी और अब वह अपना मुंह चाटकर मांस के टुकड़ों को साफ कर रही थी। ओह, आपका काम हो गया, लिन मू ने खड़े होते हुए कहा। उसे उठते देख भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली ने भी प्रतिक्रिया दी और उसके पीछे पीछे उसके शयनकक्ष में चली गई। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली को इतनी आसानी से अपने विचार समझते देख लिन मू को अच्छा लगा। अब वह सोच रहा था कि क्या वह उस जानवर से ड्यूल सकल असेंशन फल का रास्ता जान पाएगा। हालांकि यह अभी आपके निष्क्रिय विचारों को समझता है, फिर भी इसे ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, ज़ुकोंग ने कहा। मैं कोशिश करके देखूंगी कि हमें कोई सफलता मिलती है या नहीं। उम्मीद है उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लिन मू ने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही वह भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली से संवाद करने ही वाला था, उसने देखा कि वह पहले ही तकिए से लिपटकर सो रही थी। क्या? लिन मू ने उलझन में बुदबुदाया। उसे भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली से निकलती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की लहरें महसूस हो रही थीं और वह सोच रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। ये साधना कर रहा है। अधिकांश जानवर इसी तरह साधना करते हैं, वे अपने भोजन से अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करते हैं और कुछ वायु से भी। क्या आपको याद है कि आपने इसे किस प्रकार के जानवर का मांस खिलाया था? ज़ुकोंग ने कहा। मुझे लगता है कि यह ची शोधन क्षेत्र के मध्य चरण में एक आध्यात्मिक जानवर था। लिन मू ने यह बात समझकर जवाब दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया और भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के शरीर का अवलोकन किया। उसने पाया कि भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के हृदय के ठीक ऊपर स्थित आत्मा के मूल से आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न हो रही थीं। लिन मू ने आध्यात्मिक केंद्र का बारीकी से अवलोकन किया और पाया कि इसका रंग स्लेटी धूसर था। इसका आकार भी काफी छोटा था, लगभग छोटी उंगली के नाखून जितना। इस समय आध्यात्मिक केंद्र ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था और आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं लगातार इसमें प्रवेश कर रही थीं। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें इसमें प्रवेश करती गईं, इसका रंग गहरा होता गया। 15 मिनट बीतने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल लहर प्रकट हुई और आत्मा के केंद्र से फैल गई। अब इसका रंग पहले के स्लेटी भूरे रंग से बदलकर गहरा भूरा हो गया था। यह टूट गया, लिन मू ने आश्चर्य से बुदबुदाया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुमने एक ऐसे जानवर को, जो पहले से ही अगले चरण के करीब था और जिसकी ऊर्जा को परिष्कृत करने की क्षमता अभी शुरुआती दौर में थी, एक और भी ऊंचे स्तर के जानवर का मांस खिलाया। ऐसा होना ही था, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। दरअसल यह आपके लिए अच्छा है। जैसे जैसे प्राणी साधना में प्रगति करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। ड्यूल सकल असेंशन फल इस प्रक्रिया को केवल उत्प्रेरित करता है और गति प्रदान करता है। प्राणी जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती जाती है। आप अल्फा स्टील बैक वुल्फ नामक एक बेहद बुद्धिमान प्राणी की बुद्धिमत्ता देख चुके हैं, इसलिए आपको उनकी क्षमताओं का अंदाजा होना चाहिए। मुझे लगता है कि ब्राउन श्रबी फॉरेस्ट कैट भी जल्द ही उस स्तर तक पहुंच जाएगी, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन जल्द ही उसकी जगह खुशी ने ले ली। लिन मू ने अपने मन में भूरी झाड़ीदार जंगल की बिल्ली के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि यह वास्तव में पहले से बेहतर हो गया है। अगर पहले ये बाल के बराबर पतला धागा था, तो अब ये सूती धागे जितना पतला हो गया है। लिन मू भूरे झाड़ीदार जंगल की बिल्ली की भावनाओं को भी महसूस कर सकती थी और उसने पाया कि वहां केवल एक ही चीज थी, खुश। अध्याय 254 जंगल में संरचना सरणी। एक और दिन अपेक्षाकृत शांति से बीत गया, जिसे लिन मू ने साधना में बिताया। भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली अपनी खोज के कुछ समय बाद जाग गई और उसने और मांस खाया, जिसके बाद वह फिर से सो गई। लिन मू ने सोचा था कि वह उस रात फिर से जाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वरिष्ठ शुकोंग से उन्हें पता चला कि भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली ने ऊर्जा शोधन के मध्य चरण को पार कर लिया है और अब वह अपनी साधना को स्थिर कर रही है। उन्होंने बताया कि इन जानवरों में अपनी साधना की सहज समझ होती है, इसलिए वे जानते हैं कि इसे कैसे करना है।
लिन मू ने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली को आराम करने दिया और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। अंततः दोपहर में भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली जाग उठी और लिन मू ने उससे दोहरे वृत्त आरोहण फल के स्थान की ओर मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। जागने पर भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली ने अंगड़ाई ली और अपनी पूंछ ऊपर उठाई। फिर वह लिन मू के पास गई और अपना स्नेह जताने के लिए उससे लिपट गई। अपनी इच्छा पूरी होने के बाद उस जानवर को अपने मालिक से लगाव हो गया था। हालांकि लिन मू के लिए ये काम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लिन मू घुटनों के बल बैठ गया और भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली को देखते हुए उससे संवाद करने का प्रयास करने लगा। उसने उस जानवर को ड्यूल सकल असेंशन फल का विवरण दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। कई प्रयासों के बाद भी ऐसा लग रहा था कि भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली के लिए यह विचार शायद बहुत जटिल था। हम शायद कुछ और पूछ कर देखो। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्लियां आमतौर पर अपने तय इलाकों में ही रहती हैं और उन्हें शायद ही कभी छोड़ती हैं। शायद ड्यूल सकल असेंशन फल वहीं कहीं हो या उसके आसपास ही हो, ज़ुकोन ने सुझाव दिया। यह अच्छा विचार है, लिन मू ने जवाब दिया। फिर उन्होंने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली पर ध्यान केंद्रित किया, जो उत्सुकता से अपने स्वामी को देख रही थी। घर, लिन मू ने एक बहुत ही सरल विचार के साथ पूछा। मुझे ले चलो, उसने आगे कहा। भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली ने कुछ देर तक असमंजस में अपना सिर झुकाया, फिर आखिरकार उसे समझ आया कि लिन मू उसे क्या कहना चाह रहा है। ये समझते ही उसने लिन मू से अपना सिर टकराया, मानो उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। रुको, लिन मू ने कहा, जिससे भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली वहीं रुक गई। मुझे तुम्हें ले जाने दो, बाहर बहुत सारे लोग हैं, लिन मू ने जानवर को उठाते हुए कहा। फिर उसने एक कपड़ा निकाला और भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली को उससे ढक दिया। जानवर ने लिन मू के हाथों में कोई छटपटाहट नहीं दिखाए, बल्कि आराम से बैठा रहा, मानो उसे पता हो कि वह लिन मू के साथ सुरक्षित है। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली को शांत देखकर लिन मू आंगन से निकलकर उत्तरी जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में हालांकि लोगों ने उसे देखा और कुछ ने उत्सुकता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भूरे झाड़ीनुमा वन बिल्ली को कपड़े से ढके होने के कारण ऐसा लग रहा था मानो लिन मू कोई सामान ले जा रहा हो, न कि कोई प्रेतात्मा। 15 मिनट बाद दोनों उत्तरी जंगल में पहुंच गए और लिन मू ने भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली को जमीन पर उतार दिया। जानवर ने लिन मू की ओर देखा, मानो उसे थोड़ा दुख हो रहा हो कि उसकी मजेदार सवारी खत्म हो गई है, लेकिन फिर लिन मू ने उसे अपनी इच्छा दोबारा बताई। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली फिर एक दिशा में मुड़ी और उस तरफ दौड़ने लगी। लिन मू भी उसके पीछे भागा। फिर भी उसकी तेज गति के कारण उसके लिए उस जानवर के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि वह जानबूझकर धीरे चल रही थी ताकि लिन मू उसका पीछा कर सके, फिर भी उसकी गति लिन मू की अधिकतम गति से अधिक थी। भूरे झाड़ीदार जंगल की बिल्लियां वाकई बहुत तेज होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे और क्या क्या कर सकती हैं, लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। भूरे झाड़ीनुमा वन बिल्लियां वैसे तो डरपोक होती हैं, लेकिन काफी ताकतवर होती हैं। देखने में छोटी लगती हैं और ऐसा लगता है कि एक बच्चा भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मत भूलिए कि यह अब एक मध्यम स्तर का आध्यात्मिक जीव है, जो आसानी से एक आम आदमी की हड्डियां चूर चूर कर सकता है, ज़ुकोन ने आगे कहा। मैं समझ गई, सीनियर, लिन मू ने दौड़ते हुए जवाब दिया। वह लगभग 1 घंटे तक भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली का पीछा करता रहा, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि वे उत्तरी जंगल में काफी अंदर आ चुके हैं। जिस दिशा में बिल्ली उसे ले गई थी, उसके आधार पर लिन मू को समझ आ गया कि वह जंगल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। लिन मू इस इलाके में पहले कभी नहीं आया था, इसलिए उसे थोड़ा भ्रम था, लेकिन अब उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इलाके का जायजा ले सकता था। इस तरह वह न केवल भूरी झाड़ीदार जंगली बिल्ली का पीछा कर रहा था, बल्कि इलाके की भौगोलिक स्थिति को भी याद कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली की गति धीमी हो गई और वह घने जंगल में आ गई। इस क्षेत्र में पेड़ और झाड़ियां घनी थीं और लिन मू को उनसे होकर गुजरने में बहुत कठिनाई हुई। अंततः उसे अपनी छोटी तलवार का उपयोग करके रास्ते में आने वाले पेड़ों और पौधों को काटना पड़ा। ब्राउन श्रबी फॉरेस्ट कैट अपेक्षाकृत आसानी से उनके बीच से निकलने में सक्षम थी और ऐसा लग रहा था कि उसे काफी अनुभव था। लेकिन अचानक एक निश्चित समय पर भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली हवा में गायब हो गई। ये क्या हुआ? वो कहाँ चला गया? लिन मू ने हैरानी से कहा और भूरे झाड़ीदार जंगल की बिल्ली को चारों ओर ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने अपना कनेक्शन चेक किया और देखा कि वह अभी भी मौजूद है और पहले की तरह ही मजबूत है।
लिन मू ने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली से संपर्क किया और उसे वापस बुलाने की कोशिश की। लिन मू का प्रयास जल्द ही सफल हो गया क्योंकि भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली वापस आ गई, ठीक उसी तरह जैसे पहले प्रकट हुई थी। कम से कम इस बार लिन मू देख सका कि वह कहाँ गई थी। लिन मू ने उस जगह को देखा जहां से भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली प्रकट हुई थी और उत्सुकता से उसका अवलोकन किया। भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली लिन मू के पास आए और उससे बात करने से पहले अपना सिर उससे टकराया। घर नहीं है? उसने पूछा। अध्याय 255 विस्मयकारी संरचना को समझना। लिन मू ने मन ही मन उसे प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और उसने आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके क्षेत्र का जायजा लेने का प्रयास किया। जब वह पहली बार वहां पहुंचा था तो उसे संदेह हुआ था, लेकिन जल्द ही उसे भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली के गायब होने का कारण समझ आ गया। अरे वाह, यहाँ तो फॉर्मेशन एरे है। कैसे? लिन म्यू ने आश्चर्य से पूछा। यह कोई साधारण संरचना नहीं है। अपनी आध्यात्मिक चेतना से और गहराई से देखो, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और उसने पाया कि वह इसे 2 मीटर से आगे नहीं बढ़ा सकता। 2 मीटर के बाद ऐसा लगा जैसे उसकी आध्यात्मिक चेतना मुड़ गई और संरचना के दूसरे हिस्से से बाहर निकल आई। यह क्या है? लिन मू ने सवाल किया। दरअसल ये 2 संरचनाओं को एक साथ मिलाकर बनाई गई एक संरचना है। आपने इन्हें पहले भी मायरीड आर्मामेंट कैनोपी में देखा होगा, लेकिन तब इसका स्तर काफी कम था। आप नोड्स का पता लगाने के लिए अपनी पिछली व्याख्या विधि का उपयोग कर सकते हैं, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। इसके बाद लिन मू ने हृदय विदारक सूत्र का जाप शुरू किया और अपनी चेतना को विस्तारित करते हुए संरचना को स्पर्श किया। पहले की तरह ही उनकी चेतना मुड़ गई और एक दूसरे स्थान से बाहर निकल आई। लेकिन लिन मू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से प्रयास किया। पूरा 1 घंटा बीत गया और लिन मू ने कई बार कोशिश की, फिर भी हर बार वही हुआ और उसकी आध्यात्मिक अनुभूति किसी दूसरे यादृच्छिक स्थान से उत्पन्न हुई। ज़ुकोंग वास्तव में लिन मू की मदद करना जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की। वह चाहता था कि लिन मू गलतियों से सीखे और देखे कि पहले की तुलना में उसमें कितना सुधार हुआ है। उसके सामने मौजूद ये संरचना हालांकि असंख्य शस्त्र छत्र निवास में मौजूद संरचना के समान थी, लेकिन ये ठीक वही संरचना नहीं थी जिसे लिन मू ने हल किया था। अंतर मायरीड आर्मामेंट कैनोपी अबोर्ड की मूल विशेषता में निहित था। मायरीड आर्मामेंट कैनोपी अबोर्ड एक आध्यात्मिक उपकरण था और वास्तव में वास्तविक दुनिया के समान तल में विद्यमान नहीं था, बल्कि एक छोटे से शून्य में विद्यमान था। यही कारण था कि लिन म्यू इसे अपेक्षाकृत जल्दी ढूंढने में सक्षम था। रहस्यमय अंगूठी ने उसकी मदद की थी, लेकिन फिलहाल ये संरचनाएं निम्न स्तर की होने के बावजूद बाधा बन गई थीं। इस प्रकार की संरचना 2 प्रकार की संरचनाओं से बनी थी। इनमें से एक सामान्य मायावी संरचना थी जिसे लिन मू ने पहले देखा था। यह उस संरचना के समान थी जिसका उपयोग जिंग वेई के एम्पोरियम और उसके सुनसान इलाके को छिपाने के लिए किया गया था। दूसरी संरचना अधिक जटिल थी और वास्तव में बड़ी समस्या का कारण बन रही थी। इस प्रकार की संरचना को भ्रमित करने वाली संरचना कहा जाता था और इसका एकमात्र कार्य घुसपैठिए को भ्रमित करना था। यदि कोई घुसपैठिया इसमें प्रवेश करता तो यह उसे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर सकती थी, जिससे वह संरचना से किसी अन्य दिशा से बाहर निकल जाता। कुछ विस्मयकारी आकृतियां आध्यात्मिक चेतना को भी भ्रमित कर सकती हैं और अभ्यास करने वाले साधक को ऐसा महसूस करा सकती हैं मानो उसकी आध्यात्मिक चेतना किसी चीज से अवरुद्ध हो गई हो। इसका एक अन्य प्रभाव ये भी हो सकता है कि साधक अपनी आध्यात्मिक चेतना का गलत आकलन कर ले। इससे वह अपनी आध्यात्मिक चेतना को अनियमित रूप से विस्तारित और संकुचित करने लगेगा। इन दोनों संरचनाओं के संयुक्त प्रभाव से यह संरचनात्मक सरणी बनी और यही लिन मू के रास्ते में बाधा बन गई। हम भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली यहाँ से कैसे निकल पाए? मैंने उस जगह की जांच कर ली है जहाँ से वह अंदर आई थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मुझसे क्या छूट रहा है? लिन मू ने मन ही मन सोचा। फिर उसने भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली की विशेषताओं के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसमें स्वयं की कोई आत्मिक चेतना नहीं थी। जब भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली गायब हुई थी, तब भी लिन मू उन दोनों के बीच के संबंध को महसूस कर सकता था, जिससे उसे पता चला कि वह जानवर ठीक उसके सामने ही था। तो अगर मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सीमित करके सीधे अंदर चला जाऊं, तो क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा? लिन मू ने मन ही मन सोचा। फिर उसने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली की ओर देखा और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, जिसके बाद वह तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली आगे बढ़ी और एक बार फिर गायब हो गई। लेकिन इस बार लिन मू ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया और भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली के साथ अपने संबंध पर पूरी तरह से केंद्रित रहा।
मेरी थ्योरी को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। लिन मू ने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा और गहरी सांस लेकर एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अदृश्य घेरे में प्रवेश किया, उसे अपने सामने का दृश्य क्षण भर के लिए बदलता हुआ महसूस हुआ। यदि वह ची शोधन के क्षेत्र में कोई अन्य साधक होता तो वह इस छोटे से बदलाव को देख भी नहीं पाता, क्योंकि यह बहुत ही क्षणिक था और नंगी आंखों से पहचानना मुश्किल था। लेकिन लिन मू को इस मामले में फायदा था, क्योंकि वह पलक झपकाने की क्षमता का इस्तेमाल करने के कारण तेजी से होने वाले बदलावों का आदी था। वह समझ गया था कि कुछ हुआ है और बदलाव आया है। उसका ये संदेह तब पुख्ता हो गया जब उसने भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के स्थान में अचानक बदलाव महसूस किया। पहले संपर्क ने लिन मू को बताया था कि भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली ठीक उसके सामने है, लेकिन अब संपर्क उसे बता रहा था कि वह बाईं ओर है। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर वही हुआ। इस बार किसी कारणवश भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली की स्थिति बदलकर उसके पीछे हो गई। लिन मू ने अपने कनेक्शन का अनुसरण नहीं किया और सीधे आगे बढ़ता रहा, ये देखने के लिए कि यह उसे कहां ले जाता है। 2 मिनट बाद लिन मू खुद को उसी जगह पर वापस पाया जहां से उसने शुरुआत की थी। तो अगर मैं सीधे चलता रहूं तो यह मुझे मेरी मूल स्थिति में वापस ले आएगा। भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के साथ मेरे अनुभव ने भी कुछ और ही बताया। ऐसा लगता है कि संरचना मेरे चलने की दिशा को मेरी जानकारी के बिना ही बदल रही है। लिन म्यू ने अनुमान लगाया। चलो इसे फिर से कोशिश करते हैं। लिन मू ने मन ही मन सोचा और फिर से फॉर्मेशन एरे में एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार वह सीधे आगे नहीं बढ़ता रहा, बल्कि हर बार भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली की दिशा बदलने पर वह भी उसी दिशा में मुड़ जाता था। पहले वह 2 मिनट में ही उस घेरे को पार करके बाहर आ जाता था, लेकिन अब उसे चलते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे और मंजिल अभी तक नजर नहीं आ रही थी। वह लगभग सही रास्ते पर है। उसकी जांच पड़ताल करने की क्षमता बुरी नहीं है, ज़ुकोंग ने सोचा। अध्याय 256 द्वैत आरोहण लता। लिन मू लगातार चलता रहा और भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली से जुड़े अपने संबंध का पीछा करता रहा। 15 मिनट बीत गए, जिसके बाद आखिरकार उसे एक पैटर्न समझ में आया। उसने महसूस किया कि भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली का स्थान तो बदलता रहता है, लेकिन उसका अपना स्थान बिल्कुल स्थिर रहता है। उसने अपने चलने के स्थानों पर निशान लगाकर यह पता लगाया। उसे लगा कि भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली सचमुच इतना घूम रही होगी, लेकिन कुछ और परीक्षणों के बाद उसे एहसास हुआ कि यह बात भी सच नहीं थी। मुझे फिर से शुरू करना होगा। लिन मू ने मन ही मन सोचा और बदलाव को नजरअंदाज करते हुए सीधे चलते हुए शुरुआती जगह पर लौट आया। अब लिन मू के मन में एक और विचार आया जिसे वह आजमाना चाहता था। लिन मू फॉर्मेशन एरे में प्रवेश तो कर गया, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह पीछे मुड़ा और चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह फॉर्मेशन एरे से बाहर निकल रहा हो, लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ। उसके सामने का दृश्य उसके चलने के साथ साथ करीब आना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि वह जितना आगे बढ़ता गया, वह दृश्य उतना ही दूर होता चला गया। फिर भी लिन मू घबराया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि उसका विचार सही प्रतीत हो रहा था। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली के साथ उसके जुड़ाव ने उसे बताया कि वह उसके सामने थी और अब अपना स्थान नहीं बदलेगी। लिन मू चलते रहे और 5 मिनट बाद एक नए इलाके में पहुंच गए। उनके सामने का दृश्य अचानक बदल गया और वहां नए पेड़ दिखाई देने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शुरुआती इलाका अब उनके पीछे दूर जा चुका था। मैंने इसे पार कर लिया, लिन मू ने उत्साह से कहा। शाबाश, तुमने इसे ढूंढ लिया। तुमने बिना तोड़े ही फॉर्मेशन एरे को पार करने का सही तरीका खोज लिया। ज़ुकोंग ने प्रशंसा की। धन्यवाद सीनियर, लिन मू ने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा और फिर आगे बोला, लेकिन सीनियर, इसे तोड़ने का आपका क्या मतलब है? जो साधक फॉर्मेशन में निपुण नहीं होते, वे आमतौर पर बलपूर्वक उन्हें तोड़ने का तरीका अपनाते हैं। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा से फॉर्मेशन की सीमाओं को पार करके उसे अस्थिर करना शामिल है। हालांकि इस विधि में जोखिम भी है और यह खतरनाक भी हो सकती है। कुछ फॉर्मेशन मास्टर तो इस विधि का फायदा उठाकर जाल भी बिछाते हैं और बलपूर्वक फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करने वाले साधकों को नुकसान पहुंचाते हैं, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने सीनियर ज़ुकोंग की व्याख्या पर विचार किया और सोचा कि क्या वह ऐसा करने का प्रयास कर पाता। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ सीनियर? मेरा मतलब है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लिन मू ने पूछा। दरअसल तुम ये पहले भी कर चुके हो। जब तुमने मायरीड आर्मामेंट कैनोपी निवास का पोर्टल खोला था, तो वह वास्तव में एक प्रकार की बल प्रयोग विधि थी, क्योंकि तुमने उसकी सीमाओं को पार करके द्वार खोला था।
हालांकि छद्म उपकरण होने के कारण वह संरचना स्वयं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थी। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाया और आसपास के क्षेत्र का जायजा लेने लगी। आसपास का वातावरण काफी हद तक पिछले क्षेत्र जैसा ही था, सिवाय इसके कि इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता थोड़ी अधिक थी। यह अजीब है। क्या ये फॉर्मेशन एरे की वजह से है या किसी और वजह से? लिन म्यू ने सोचा। लिन मू ने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली के साथ अपने जुड़ाव को महसूस किया और उस दिशा में चल पड़ा। उसे आभास हुआ कि वह घने पेड़ों के एक समूह के पीछे से आ रही है। ये समूह घनी झाड़ियों और लताओं से घिरा हुआ था जो पेड़ों के साथ इस तरह लिपटी हुई थी कि एक प्राकृतिक अवरोध बन गया था जिसके कारण लिन मू के लिए आगे बढ़ना असंभव था। ये तो और भी अजीब है। यहाँ इतने सारे पौधे एक साथ क्यों उगे हैं? लिन मू ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। उसकी पीठ पर बंधी छोटी तलवार निकली और पेड़ों व झाड़ियों पर वार करते हुए उन्हें चीरते हुए उसके लिए रास्ता बना दिया। जब नाकाबंदी हटी तो लिन मू ने आखिरकार उसके पीछे छिपी हुई चीज को देखा। वह एक छोटे से खुले मैदान में प्रकट हुआ जिसके बीच में कुछ पेड़ उग रहे थे और इन पेड़ों के बीच भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली खड़ी थी। लिन मू उसकी ओर बढ़ा और उसने वह चीज देखी जिसके लिए वह यहाँ आया था। द्विवृत्त आरोहण लता। लिन मू ने विस्मय से कहा। एक पेड़ पर ड्यूल सकल असेंशन वाइन उग रही थी। यह जमीन से दो लताओं के रूप में निकली और ऊपर की ओर बढ़ते हुए तने के चारों ओर लिपट गई। ये तने के मध्य भाग तक पहुंच चुकी थी और इसकी लताओं से कई बड़ी पत्तियां निकल रही थीं। लिन मू को लता से उठती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की लहरें भी महसूस हो रही थीं। जी हाँ, ये ड्यूल सकल असेंशन वाइन है, ज़ुकोंग ने पुष्टि की। लिन मू घुटनों के बल बैठ गई और उसने भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने फोन के जरिए धन्यवाद कहा। न्या, भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली इस क्रिया का आनंद लेते हुए खुशी से गुर्रा रही थी। लिन मू उठ खड़ा हुआ और ड्यूल सकल असेंशन वाइन का निरीक्षण करने गया। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को विस्तारित किया और उससे उसका अवलोकन किया। ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य मिल गया था। कुछ फल हैं, लिन मू ने खुशी से कहा और बेल के बड़े बड़े पत्तों को उठाया। उसने ड्यूल सकल असेंशन वाइन के छोटे छोटे फल देखे जो देखने में बेर जैसे लग रहे थे। बेल पर लगभग 11 फल उग रहे थे और ड्यूल सकल असेंशन वाइन की पत्तियों के कारण वे छिपे हुए थे। फल नारंगी रंग के और अंडाकार आकार के थे। उनकी सतह पर पतली नसें दिखाई दे रही थीं जो पूरे फल पर फैली हुई थीं। यह असामान्य है, ज़ुकोंग अचानक बोला। आपका क्या मतलब है, सीनियर? लिन मू ने सवाल किया। इस इलाके के वातावरण को देखते हुए बेल पर जरूरत से ज्यादा फल उग रहे हैं। इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं है कि इतने सारे फल उग सकें। दूसरी बात यह है कि अगर इतने सारे फल उग रहे थे तो भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली या कोई और जानवर उन्हें खा क्यों नहीं रहा है? ज़ुकोंग ने जवाब दिया। सीनियर ज़ुकोंग की चिंताओं को सुनकर लिन मू को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने फलों की ओर हाथ बढ़ाया और उन्हें छूने ही वाला था कि अचानक उसके मन में भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली की आवाज गूंज उठी। खतरा 257 एक जाल। मन में आए अत्यावश्यक संदेश को सुनते ही लिन मू सतर्क हो गया और उसकी चेतना चारों ओर फैल गई। लेकिन अगले ही पल उसे इतनी जोर से धक्का लगा जैसे किसी बैल ने उसे टक्कर मार दी हो। धड़ाम की आवाज, खांसी खांसी खांसी। लिन मू दर्द से खांसते हुए जमीन से उठने की कोशिश करने लगा। म्याऊं। भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली उसकी खैरियत जानने के लिए उसकी ओर दौड़ती हुई आई। धिक्कार है, यह क्या था? लिन मू ने अपना सिर सहलाते हुए गुस्से में कहा। ऐसा लगता है कि ड्यूल सकल असेंशन वाइन में कोई जाल छिपा हुआ था, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने सहारा लेकर खुद को संभाला और जमीन पर बैठ गया। फिर उसने अपने शरीर की जांच की। उसे अपने शरीर पर कोई चोट नहीं मिली और उसे बस पीछे की ओर धक्के लगने से दर्द हो रहा था। फिर उसने ड्यूल सज असेंशन वाइन को देखा और पाया कि वह हल्की रोशनी से जगमगा रही थी। मुझे पहले इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? लिन मू ने सवाल किया। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा जाल है जो साधक की चेतना से छिपा रह सकता है। तुम अभी इन मामलों में अनुभवहीन हो, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इसे महसूस नहीं कर पाए। हालांकि अब तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। हो सकता है कि यहाँ और भी जाल हो जिनके बारे में हमें पता न हो। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। मैं समझ गया, लिन मू ने धीरे से कहा, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय ने पूरे क्षेत्र का गहनता से निरीक्षण किया। वह इससे चिंतित हो गया था, इसलिए आगे बढ़ने से पहले वह हर बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता था।
वह उठा और लगभग 200 मीटर के दायरे में छानबीन करने के बाद भूरे रंग की झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली के साथ ड्यूल सर्से असेंशन बेल की ओर लौट आया। ऐसा लगता है कि इस इलाके में सिर्फ यही एक जाल है और कोई नहीं। लिन मू ने ड्यूल सर्स असेंशन बेल को देखते हुए कहा, सौभाग्य से आप इस जाल को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। यह एक साधारण धक्का देने वाला जाल है जिसे आप इसके नोड को ढूंढकर तोड़ सकते हैं। पहले इसे ढूंढना आपके लिए असंभव था क्योंकि यह छिपा हुआ था, लेकिन अब जब ये सामने आ गया है तो आप इसे ढूंढ पाएंगे। ज़ुकोन ने कहा, ठीक है सीनियर, लिन मू ने जवाब दिया और फिर अपना ध्यान ड्यूल सर से असेंशन वाइन पर केंद्रित कर लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया और जाल पर बने संरचना नोड को खोजने का प्रयास किया। उसे लगभग 5 मिनट लगे और अंत में उसने उसे पेड़ के ठीक नीचे खोज लिया। मुझे मिल गया सीनियर, लिन मू ने कहा। अच्छा, अब अपनी आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग करो और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस गांठ में प्रवाहित करो। ऐसा तब तक करते रहो जब तक वह अस्थिर न हो जाए, ज़ुकोन ने सिखाया। लिन मू ने निर्देशानुसार सिर हिलाकर सहमति दी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी आत्म संवेदना की शाखा में प्रवाहित किया और उसे संरचना नोड में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। लिन मू पहले से ही आत्म संवेदना के साथ अपनी आत्म तलवार का उपयोग करने में निपुण था, इसलिए उसे इसमें कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि अवधारणा लगभग समान थी। लिन मू देख सकता था कि उस आकृति का प्रकाश लगातार तीव्र होता जा रहा है। वह जितनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें प्रवाहित करता, वह उतनी ही अधिक चमकती जाती। क्या ये सही है सीनियर? लिन मू ने पूछा। हाँ, तुम जो कर रहे हो उसे जारी रखो, ये जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा, ज़ुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू ऐसा करता रहा और 2 मिनट बाद इसका असर दिखने लगा। उसे महसूस हुआ कि गठन नोड कांप रहा है और उस पर दरारें पड़ने लगी हैं। 1 और मिनट बीत गया और अंत में दरारें पूरे नोड पर फैल गईं। पॉप! फिर एक हल्की सी आवाज के साथ चमकती हुई आकृति गायब हो गई, जिससे ड्यूल सर्सी असेंशन वाइन असुरक्षित हो गई। यह कुछ हद तक निराशाजनक रहा, लिन मू ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने अपनी तर्जनी उंगली से ड्यूल सर्सी असेंशन फ्रूट्स में से एक को छुआ और पाया कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अच्छा, अब मैं फल तोड़ सकता हूँ, लिन मू ने पहला ड्यूल सर्सी असेंशन फल तोड़ते हुए खुशी भरे स्वर में कहा। उसने अपनी उंगलियों में जकड़े हुए छोटे बेर जैसे फल को कुछ सेकंड तक देखा, फिर उसे अंगूठी में रख दिया। इसी बीच भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली पूरी प्रक्रिया को उत्सुकता से देख रही थी और अपनी पूंछ को अगल बगल हिला रही थी। लिन मू ने जल्दी से 11 ड्यूल सर्सी असेंशन फल तोड़ लिए और उन सभी को अंगूठी में रख दिया। फिर उसने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली की ओर मुड़कर उसके सिर पर हाथ फेरा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने फल नहीं खाए, लगता है वह भी उस झटकेदार जाल से डर गया था, लिन मू ने कहा। लेकिन फिर उसे वह फल कहाँ से मिला जो उसने पहले खाया था? लिन मू ने पूछा। शायद कोई फल बेल से गिरकर जाल से बाहर निकल गया होगा। ड्यूल सर्सी असेंशन के फल पकने के बाद भी काफी देर तक बेल पर ही रहते हैं, इसलिए संभव है कि ब्राउन फॉरेस्ट श्रबी कैट ने इसे काफी समय बाद प्राप्त किया हो। हालांकि इन फलों को देखकर मेरा अनुमान है कि ये भी जल्द ही गिर जाने चाहिए थे, ज़ुकोन ने जवाब दिया। लिन मू ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह ज़ुकोन से सहमत है और ड्यूल सर्स असेंशन वाइन को घूरता रहा। हम सीनियर, क्या हम इस बेल को अपने साथ ले जा सकते हैं? लिन मू ने पूछा। नहीं, यह असंभव है। ड्यूल सर्से असेंशन की लता को जब जमीन से उखाड़ा जाएगा तो वह मुरझा जाएगी। ऐसे वातावरण में इसका उगना ही अपने आप में एक चमत्कार है, ज़ुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया और उत्सुकता से उसकी नज़र ड्यूल सर्स असेंशन बेल के आधार पर टिक गई। वहां उसने जमीन से कुछ उभरा हुआ देखा। घनी घास और ड्यूल सर्स असेंशन बेल की पत्तियों के कारण वह चीज छिपी हुई थी, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सका। यह क्या है? लिन मू ने घुटनों के बल बैठकर करीब से देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। उसने पत्तों और घास को एक तरफ हटाया और देखा कि जमीन से एक भूरे रंग की क्रिस्टलीय वस्तु उभरी हुई प्रतीत हो रही थी। लिन मू ने पहले अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से सावधानीपूर्वक उसकी जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे छूना सुरक्षित है। कोई समस्या न पाए जाने पर उसने वस्तु को मिट्टी से बाहर निकाल लिया। यह 1 घंटे में एक और अध्याय आ रहा है। मैंने किताब के कुछ शुरुआती अध्याय रॉयल रोड साइट पर भी डाले हैं और मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सभी वहां कुछ समीक्षाएं दे सकते हैं। मैं लिंक को कमेंट्स में डाल दूंगा। अध्याय 258 एक कंकाल। जब लिन मू ने उस वस्तु को बाहर निकाला तो वह एक क्रिस्टल निकला। उसका आकार उंगली जितना था और वह हल्के भूरे रंग का था।
सर्वोत्तम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन। ज़ुकोंग ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या यह एक उत्कृष्ट श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर है? लिन मू ने विस्मय से कहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कम हो गया है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन, भले ही वह कमजोर हो, यहाँ कैसे पहुंच गया। अब तक उसने जो सबसे उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन देखा था वह एक दोषपूर्ण मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन था जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था। लिन मू अब बेहद उत्सुक था, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जमीन की सावधानीपूर्वक छानबीन की। ये कारगर साबित हुआ क्योंकि उसने जमीन में छिपी हुई और भी कई चीजें खोज निकाली। वरिष्ठ, यहाँ और भी बहुत कुछ दबा हुआ है, लिन मू ने उत्साह से कहा। तो फिर उसे खोद कर निकालो, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। लिन मू ने तुरंत खुदाई शुरू कर दी और जल्द ही जमीन में दबी कुछ वस्तुएं निकाल लीं। जमीन में लगभग 3 और क्षीण उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दबे हुए थे और इन आध्यात्मिक पत्थरों पर द्वैत वृत्त आरोहण लता की जड़ें लिपटी हुई थीं। ये बात समझ में आती है, इसीलिए ड्यूल सकल असेंशन वाइन इस तरह के वातावरण में पनप सकी। यह इन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही है, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने एक क्षीण हो चुके उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर को उठाया, जिससे उसके चारों ओर लिपटी हुई द्वैत वृत्तारोहण लता की जड़ें टूट गईं। जड़ों के टूटते ही द्वैत वृत्तारोहण लता मुरझाने लगी। वरिष्ठ, क्या हो रहा है? लिन मू ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ड्यूल सकल असेंशन वाइन एक बार उग जाने के बाद अपनी जगह से हिल नहीं सकती। इसके अलावा इसने अपना एकमात्र पोषण स्रोत, जो कि उच्चतम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, खो दिया है। जिस वृक्ष पर यह परजीवी की तरह निर्भर थी, वह भी इसे सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि ड्यूल सकल असेंशन के इतने सारे फल उगाने के बाद ये किसी तरह टिका हुआ था और यही आखिरी झटका था, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। लिन मू ने देखा कि ड्यूल सकल असेंशन वाइन मुरझा गई और उसके पत्ते पीले पड़कर जमीन पर गिर गए। पेड़ के तने के चारों ओर लिपटी लताएं भी टूटकर बिखर गईं और ड्यूल सकल असेंशन वाइन का अस्तित्व समाप्त हो गया। कम से कम मुझे ड्यूल सकल असेंशन फ्रूट्स तो मिल गए, लिन मू ने बेबसी भरी आवाज में कहा। द्विवृत्त आरोहण लता तो पहले ही एक हारी हुई बाजी थी, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ज़ुकोंग ने कहा। मैं समझ गया, सीनियर, लिन मू ने जवाब दिया और फिर जमीन में दबी हुई अन्य वस्तुओं की ओर मुड़ गया। 3 क्षीण हो चुके शिखर श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां किसी प्रकार का कपड़ा दबा हुआ है। लिन मू ने उसे बाहर निकाला और देखा। कपड़ा वास्तव में एक थैली थी जो बीच से फटी हुई थी। ये तो काफी अच्छी क्वालिटी का है, लिन मू ने फटे हुए थैले की बनावट को छूते हुए कहा। उसने उसे कुछ देर के लिए एक तरफ रख दिया और फिर जमीन से दूसरी वस्तु खोदी। ये वस्तु एक गोलाकार चपटे पत्थर जैसी थी जिस पर कुछ अजीबोगरीब अक्षर खुदे हुए थे। लिन मू उन अक्षरों को पढ़ नहीं सका, इसलिए उसने उसे सीनियर ज़ुकोंग को दिखाने का फैसला किया। ये अक्षर किसी दूसरी दुनिया की लिपि में लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि इस पर एक पहचान चिन्ह भी अंकित है, हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि वह क्षतिग्रस्त भी है, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने उत्सुकता से पत्थर को देखा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें बनी आकृति को देख नहीं पाए। आप इस तरह से इस संरचना को नहीं पढ़ पाएंगे। यह एक विशेष पहचान संरचना है जिसे केवल इसके लिए बने प्रतिरूप का उपयोग करके ही पढ़ा जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे ताला और चाबी। इस प्रकार की संरचनाएं काफी असामान्य होती हैं और इनका उपयोग पहचान चिन्हों के लिए किया जाता है, लेकिन केवल गुप्त संगठनों द्वारा। इनका इस्तेमाल किसी और के द्वारा किया जाना असामान्य बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वे इस पत्थर के बैच को दूसरों द्वारा खोजे जाने की बजाय इसे नष्ट करवाना पसंद करेंगे, ज़ुकोंग ने समझाया। ज़ुकोंग भी अब काफी उत्सुक हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी चीज इस दुनिया में कैसे सामने आ सकती है। उसने ऐसे संगठनों के बारे में सुना था जो इस तरह की पहचान बनाने का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनमें से लगभग सभी खतरनाक थे। पत्थर के बैच को देखते हुए लिन मू की नज़र जमीन से बाहर निकली हुई एक छोटी, सफेद, नुकीली वस्तु पर पड़ी। वह पहले से ही जानता था कि यह आखिरी वस्तु काफी बड़ी थी। ये वह वस्तु भी थी जिसे उसकी आध्यात्मिक चेतना आसानी से पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह वस्तु उसकी चेतना को प्रतिकर्षित कर रही है। प्रतिकर्षण इतना प्रबल था कि लिन मू वस्तु का आकार भी नहीं बता सका। लिन मू ने इसे सीधे अपने हाथ से खोदने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय एक छड़ी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। चूंकि वह वस्तु को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था,
इसलिए वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि उस पर कोई जाल बिछा है या नहीं, इसलिए वह अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था और पिछली बार जैसी स्थिति दोबारा नहीं चाहता था। लेकिन सफेद बिंदु को छूने के ठीक 1 सेकंड बाद ही उसने देखा कि वह क्या था और वह बेहद चौंक गया। एक हड्डी, लिन मू ने हैरानी से कहा। फिर उसने सावधानीपूर्वक हड्डी के चारों ओर की मिट्टी खोदी और धीरे धीरे खुदाई का दायरा बढ़ाया। अंततः उसने एक पूरा कंकाल खोदकर निकाल लिया। ये क्या? ये कंकाल यहाँ कैसे पहुंच गया? लिन मू ने हैरानी से पूछा। सावधान रहो, पीछे हट जाओ। यह कोई साधारण कंकाल नहीं है, बल्कि यह एक नवोदित आत्मा क्षेत्र के साधक का कंकाल है। इस पर आत्मा का अंश हो सकता है, ज़ुकोंग ने चेतावनी दी। लिन मू ने इस खुलासे पर विचार करते हुए तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए। लिन मू ने पहले सीनियर ज़ुकोंग से नवजात आत्मा क्षेत्र के बारे में सीखा था, लेकिन ये केवल सही जानकारी थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि सीनियर ज़ुकोंग किस बारे में बात कर रहे थे। सीनियर, आपका क्या मतलब है? अध्याय 259, एक साधक की दो आत्माएं। नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक क्यूई शोधन क्षेत्र और मूल संघनन क्षेत्र के साधकों से इस मायने में भिन्न है कि उनके पास दो आत्माएं होती हैं, ज़ुकोंग ने कहा। दो आत्माएं? क्या? लिन मू ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। जी हाँ, दो आत्माएं हैं, हालांकि वे अलग अलग प्रकार की हैं। देखिए, वह आत्मा जो हर किसी के पास होती है और जिसके साथ हर कोई जन्म लेता है, उसे सच्ची आत्मा कहा जाता है। यही वह आत्मा है जो आपके अस्तित्व का मूल आधार है और इसके बिना आप न तो जीवित रह सकते हैं और न ही पुनर्जन्म ले सकते हैं। सच्ची आत्मा वह है जो पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है और कर्मों का संचय करती है। ये वह आत्मा है जिसका भाग्य नियति द्वारा निर्धारित होता है। वहीं नवजात आत्मा एक ऐसी रचना है जो कोर कंडेंसेशन क्षेत्र के साधक के स्पिरिट ची कोर से उत्पन्न होती है। जब कोई कोर कंडेंसेशन क्षेत्र का साधक कोर कंडेंसेशन क्षेत्र के शिखर पर पहुंचता है, तो उसे एक दिव्य बिजली की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिससे वह अपने स्पिरिट ची कोर से नवजात आत्मा को उत्पन्न कर पाता है। आत्मा की ऊर्जा के मूल को अंडे के रूप में, दिव्य बिजली को जीवन की चिंगारी के रूप में और दांतियन को इंक्यूबेटर के रूप में लेकर एक नवोदित आत्मा का जन्म होता है, ज़ुकोंग ने समझाया। ज़ुकोंग रुक गया और लिन मू को ये जानकारी समझने का समय दिया, फिर आगे बढ़ा। उसने पहले उसे नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के निर्माण के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में नहीं बताया था और जानता था कि यह जानकारी समझने में थोड़ी जटिल है। सच्ची आत्मा और नवजात आत्मा में अंतर यह है कि सच्ची आत्मा सामान्य परिस्थितियों में नश्वर शरीर को नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार नवजात आत्मा चेतना के लिए द्वितीयक पात्र के रूप में कार्य करती है और साधक को अपना शरीर छोड़ने की अनुमति देती है। इससे साधक मृत्यु से बच सकता है और आत्मा के रूप में जीवित रह सकता है। और यदि साधक भाग्यशाली हो तो उसे एक उपयुक्त शरीर मिल सकता है और वह उस पर अधिकार कर सकता है, जिससे उसे पुनर्जन्म प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको चेतावनी दी थी, नवोदित आत्मा साधना करने वाले साधक मृत्यु के बाद अपने शरीर के अवशेषों पर अपनी आत्मा के अंश छोड़ सकते हैं। ये अंश किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के शरीर से जुड़ सकते हैं और नवोदित आत्मा को उस व्यक्ति को ढूंढकर उस पर अधिकार करने में मदद कर सकते हैं। कुछ मामलों में नवजात आत्मा मृत शरीर के अवशेषों में भी रह सकती है, किसी राहगीर के मिलने और उसमें प्रवेश करने की प्रतीक्षा में। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत न हो या उसे यह सुनिश्चित न हो कि शव या मृत शरीर के अवशेषों में आत्मा के कोई अंश नहीं है, तब तक उसे उससे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहिए, ज़ुकोंग ने आगे कहा। वरिष्ठ ज़ुकोंग से पूरी व्याख्या सुनने के बाद लिन मू को नवोदित आत्मा स्तर के साधकों से थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वह जानता था कि यह अपरिहार्य है और एक दिन उसे उनमें से किसी एक से लड़ना ही होगा। फिलहाल वह केवल सावधानी बरत सकता था और जो भी करने वाला था उसमें पूरी तरह से आश्वस्त था। उसने कंकाल को ध्यान से देखा और उसके दूसरे हाथ पर कुछ देखा। इस हाथ की उंगलियां थोड़ी धूल से ढकी हुई थीं और लिन मू ने उन्हें पूरी तरह से नहीं खोला था क्योंकि वरिष्ठ ज़ुकोंग ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन अब जब उसने उन्हें दोबारा देखा तो उसकी नज़रों में वहां से किसी तरह की चमक दिखाई दी। वरिष्ठ, इसकी उंगली पर कुछ है, लिन मू ने देखा, शायद ये किसी प्रकार की अंगूठी है। ज़ुकोंग ने हाथ पर ध्यान केंद्रित किया और वास्तव में उसे वहां एक अंगूठी की हल्की सी आकृति दिखाई दी। मैं आगे कैसे बढ़ूं, सीनियर? लिन मू ने अंगूठी को देखने की इच्छा से पूछा। हम क्षय की अवस्था को देखते हुए इस व्यक्ति की मृत्यु संभवतः 1 वर्ष से अधिक पहले हुई होगी। समय और वातावरण को देखते हुए नवजात आत्मा का इतने लंबे समय तक जीवित रहना असंभव है, यानी अगर मृत्यु के समय वह भी नष्ट न हो गई हो। लेकिन ये देखते हुए कि भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली पहले बिना किसी समस्या के इसके पास पहुंचने में सक्षम थी,
ये संभावना है कि नवजात आत्मा कंकाल को पीछे छोड़ गई या नष्ट हो गई। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कंकाल की जांच करनी होगी, उसी विधि का प्रयोग करो जिससे तुमने जाल तोड़ा था। इस तरह तुम उस कंकाल के प्रतिरोध को पार कर पाओगे, ज़ुकोंग ने निर्देश दिया। लिन मू ने सिर हिलाकर जवाब दिया और एक कदम पीछे हटकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कंकाल की जांच की। परिणाम पहले जैसा ही था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग विफल रहा। लेकिन लिन मू ने उम्मीद नहीं छोड़ी और फिर से प्रयास किया, इस बार पहले से अधिक शक्ति के साथ। आध्यात्मिक ऊर्जा का तंतु कंकाल की प्रतिकर्षण परत के संपर्क में आया और वहीं रुक गया, आगे बढ़ने में असमर्थ। एक विचित्र संतुलन स्थापित हो गया था और लिन मू जानता था कि अब समय आ गया है। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक ऊर्जा तंतु में प्रवाहित करना शुरू किया और प्रतिकर्षण परत में और आगे बढ़ गया। पहले मिनट तक कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन एक और मिनट के बाद लिन मू की आध्यात्मिक चेतना के दबाव के कारण एक छोटा सा गड्ढा बनता हुआ प्रतीत हुआ। 10 मिनट बीत चुके थे और लिन मू का माथा पसीने से तरबतर था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अब तक समाप्त हो चुका था और उसके पास मुश्किल से 400 ही बची थी। हालांकि उसकी प्रगति स्पष्ट थी क्योंकि घिनौनी परत लगभग हट चुकी थी। पॉप! लगभग 5 मिनट बाद लिन मू ने अंततः उस अवरोधक परत को भेद दिया और वह परत हट गई, लेकिन इसके बदले में लिन मू के दांतियान में केवल 50 सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा ही शेष रह गई थी। बेशक वहां तरल आध्यात्मिक ऊर्जा भी मौजूद थी जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था। उफ, ये वाकई बहुत थकाने वाला था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें मेरी इतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। लिन मू ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी पीठ भी पसीने से तरबतर थी जिससे उसके कपड़े उस पर चिपक गए थे। आराम करो और अपनी आत्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करो। जब तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से बहाल हो जाए तभी आगे बढ़ो। कुछ अप्रत्याशित आश्चर्य हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना बेहतर है, ज़ुकोंग ने सलाह दी। मैं समझ गया, सीनियर। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए बैठने से पहले जवाब दिया। अध्याय 260 एक स्थानिक भंडारण वलय। जब लिन मू ये सब कर रही थी तब भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली घास में लेटी हुई थी और धूप का आनंद लेते हुए झपकी ले रही थी। वह काफी देर पहले ही सो चुकी थी और उसने लिन मू की ये सब हरकतें नहीं देखी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के बाद लिन मू ने अपनी आंखें खोली और कंकाल को देखा। कंकाल में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं दिखाई दिया और वह पहले जैसा ही प्रतीत हो रहा था। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया और उसे स्पर्श किया। पहले की तरह कोई प्रतिरोध नहीं हुआ और उसने आसानी से कंकाल को छू लिया। अंततः कंकाल को छूने पर लिन मू को उस पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इतने सब के बाद यह थोड़ा निराशाजनक था, लिन मू ने आह भरते हुए कहा। अब इसे छूना सुरक्षित है। कंकाल पर आत्मा का कोई अंश नहीं है। अगर होता तो आपको उसका एहसास होता, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, इससे पहले कि उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। लेकिन सीनियर, मुझे जो घृणा महसूस हुई वह क्या थी? लिन मू ने सवाल किया। यह साधक के कंकाल पर बची हुई सुरक्षा की अंतिम परत थी। आमतौर पर जब एक नवोदित आत्मा क्षेत्र का साधक मर जाता है तो उसकी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी कंकाल पर जमा हो जाती है, क्योंकि कंकाल की यही विशेषता होती है। इसी से वह घिनौनी परत बनती है जिसे आपने पहले महसूस किया था। यह एक तरह की सावधानी है जो अवशेषों के अपमान को रोकती है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे अवशेष सुरक्षित भी रहते हैं। भले ही मांस गल जाए, हड्डियां बनी रहेंगी, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने उत्सुकता से सुना और इस नई जानकारी से चकित रह गया। फिर उसने इन विचारों को एक तरफ रख दिया क्योंकि अब उसे ये देखना था कि कंकाल पर वास्तव में क्या बचा है। लिन मू ने मिट्टी हटाई और उसके नीचे छिपी अंगूठी को उजागर किया। कंकाल के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर एक साधारण सोने की अंगूठी थी। उंगली पर मांस न होने के कारण वह ढीली लटकी हुई थी। अंगूठी के ऊपरी भाग पर एक चौकोर सतह बनी हुई थी जिस पर एक हरा रत्न जड़ा हुआ था। जैसे ही लिन मू ने इसे देखा, उसके मन में केवल एक ही बात आई, क्या यह एक स्थानिक भंडारण वलय है? लिन मू ने हैरानी से कहा। लिन म्यू ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से अंगूठी की जांच की और अपनी धारणा की पुष्टि की, ये वास्तव में एक स्थानिक भंडारण अंगूठी थी। लेकिन कुछ ही क्षण बाद लिन मू की भौहें तन गईं क्योंकि उसे कुछ और महसूस हुआ। इससे न के बराबर ही स्थानिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं। क्या ये सामान्य है, सीनियर? लिन मू ने कंकाल की उंगली से अंगूठी उतारते हुए पूछा। नहीं, यह अंगूठी क्षतिग्रस्त है और जो वस्तुएं आपको पहले मिली थीं, वे शायद इसी अंगूठी में रखी थीं।
अंगूठी के क्षतिग्रस्त होने के बाद वे शायद बाहर गिर गईं। जुकोन ने उत्तर दिया, लेकिन क्या किसी स्थानिक खजाने में संग्रहित इंजेक्शन टूटने पर शून्य में खो नहीं जाते? लिन मू ने सवाल किया। हमेशा नहीं। कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिनसे किसी घेरे में मौजूद वस्तुएं शून्य में खो न जाएं, बल्कि बाहर निकल जाएं। हालांकि अधिकांश साधक अपनी स्थानिक संपदा को नष्ट करने की क्षमता रखना पसंद करते हैं ताकि दूसरे लोग उसकी सामग्री प्राप्त न कर सकें। आमतौर पर इस तरह का संशोधन केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इसे बनाना काफी कठिन और महंगा होता है। साथ ही अमर आरोहण स्तर से नीचे के किसी भी आध्यात्मिक उपकरण शोधक के लिए इसे बनाना असंभव है। जुकोन ने उत्तर दिया, लेकिन फिर सीनियर, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि? लिन मू ने बीच में ही टोके जाने से पहले जवाब दिया, हाँ, यह एक उच्चतर लोक से है और इसी प्रकार यह कंकाल भी एक ऐसे साधक का है जो उच्चतर स्तर के लोक से आया था। ये बात तर्कसंगत भी है क्योंकि इस प्रकार के लोकों में ड्यूल सज असेंशन वाइन दुर्लभ है। संभवतः यह उस बीज से उगा होगा जिसे साधक अपने साथ ले जा रहा था, और स्थानिक भंडारण वलय के क्षतिग्रस्त होने पर वह बीज बाहर निकल गया। सर्वोत्तम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों और पत्थर के बैज जैसी अन्य वस्तुएं भी इसके साथ ही बाहर निकल गईं, जिसके बाद बीज अंकुरित हुआ और सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से सहारा प्राप्त किया। जुकोन ने परिकल्पना की। सीनियर जुकोन की बातें सुनकर लिन मू गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में बातें जुड़ने लगीं। कुछ मिनट तक चुपचाप सोचने के बाद उसने अपना एक सिद्धांत बना लिया। वरिष्ठ, अब तक घटी सभी घटनाओं को देखते हुए पशु भंडार का खजाना, आक्रमणकारी और अब ये सब आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। क्या यह संभव है कि यह साधक इन सब के पीछे का कारण हो? लिन मू ने गंभीर स्वर में कहा। जुकोन ने लिन मू को तुरंत जवाब नहीं दिया और जवाब देने से पहले खुद विश्लेषण किया। मुझे लगता है कि आप सही हैं, लेकिन इससे एक गंभीर सवाल उठता है, इस साधक की स्वाभाविक मृत्यु की कोई संभावना नहीं है। निश्चित रूप से किसी चीज ने उसे मारा होगा। ये निश्चित रूप से कोई जानवर नहीं था, क्योंकि कोई भी जानवर जो एक नवोदित आत्मा स्तर के साधक को मारने में सक्षम होता, वह उसे आसानी से पूरा निगल जाता। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि साधक को किसी प्रकार के ऊर्जा विचलन या विपत्ति का सामना करना पड़ा हो, अन्यथा कंकाल पर निश्चित रूप से इसके लक्षण मौजूद होते। इससे केवल एक ही विकल्प बचता है, किसी अन्य साधक ने उसे मार डाला होगा। जुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू को सीनियर जुकोन के शब्दों की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने सोचा कि संभावित अपराधी कौन हो सकता है। अगर उस साधक ने इस आदमी को इतनी आसानी से मार डाला होता तो उन्होंने उसका दैत्य खजाना जरूर ले लिया होता, है ना? उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया होता। साथ ही हड्डियों पर कोई क्षति नहीं दिख रही है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि साधक पर किसी अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति ने हमला नहीं किया था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने हमला किया था जो उसके बराबर ही शक्ति का था। लिन मू ने मन ही मन सोचा, ये संभव है। दोनों साधकों के बीच लड़ाई हुई होगी और दोनों को चोटें आई होंगी, अन्यथा विजेता को ही सारी संपत्ति मिल जाती। इससे हाल ही में घायल हुए सभी नवोदित आत्मिक स्तर के साधकों की सूची संदिग्धों तक सीमित हो जाती है। सबसे स्पष्ट संदिग्ध किसी साधना संप्रदाय का सदस्य हो सकता है, जुकोन ने आगे कहा।